हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है आरआरबी के एग्जाम्स की डेट आ चुकी हैं और आईबीपीएस क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप सभी अपनी तैयारी में जुट जाइए। और मैंने जो बैच स्टार्ट कर रखा है दैट इज बैंक स्पेशल बैच जो अपना चल रहा है। इसी बैच के सेकंड टॉपिक को मैं आप सभी के सामने आज पेश करना चाह रहा हूँ, दैट इज प्रोनाउन। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रोनाउन जो अपन पढ़ने वाले हैं, इसकी जो भी मैं अप्रोचेस करवाऊंगा आप सभी के साथ में, जो भी इसके कंडीशंस आपको डिस्कस करूंगा, वो सारे के सारे आपके एग्जाम्स में बिल्कुल अच्छे से पूछे जा चुके हैं और आगे भी चांसेस हैं उसी टाइप के सवाल पूछने के। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। पहले अपन को पता होना चाहिए कि प्रोनाउन होता क्या है। देखो, प्रोनाउन मीन्स कोई भी एक ऐसा वर्ड जो कि सेंटेंस में दिए गए नाउन को रिप्रेजेंट करता है, कहलाता है प्रोनाउन। अब अपन इसमें बिल्कुल भी उस तरीके से पढ़ाई नहीं करने वाले हैं कि प्रोनाउन के टाइप्स कितने होते हैं, इसमें से क्या क्या कंडीशंस बनती है। नहीं, हम बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ेंगे। सारे मेथड्स वो पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। और इस प्रकार का हम कुछ नहीं पढ़ेंगे जो कि हमने रटने की तरीके से अपन कभी देखा हो। कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली कोई भी ऐसा रूल अपन फॉलो नहीं करेंगे जो कि आपको हर्डल प्रोवाइड करे किसी भी टाइप के आगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए 3 सेंटेंस आप देखिए और फिर मैं आपको ट्राई करूंगा पूरा समझाने का कि प्रोनाउन होता क्या है। देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, राम इज ए बॉय हु लिव्स इन जयपुर, ही इज ए क्रिकेट प्लेयर, अब जो 3 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनमें मैंने सबसे पहले सेंटेंस में जो नाउन है राम को मैंने यहाँ पे इंडिकेट करा है कि राम एक लड़का है। सेकंड सेंटेंस आप देखेंगे, हु लिव्स इन जयपुर, तो यहाँ पे जो हु आया है वो बेसिकली राम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तीसरा सेंटेंस में ही आपने देखा है, तो जो ही है वो भी बेसिकली अपने राम को ही इंडिकेट कर रहा है, राम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो सारे वर्ड्स जो कि हमारे किसी भी ऐसे पर्सन को इंडिकेट करते हैं जो कि नाउन होता है, जो कि अपने आप में एक पर्टिकुलर इमेज लेकर के चलता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम प्रोनाउन की बात करेंगे तो प्रोनाउन एक ऐसा पर्सन होगा जो कि सेंटेंस में दिए गए किसी नाउन को रिप्रेजेंट करता है या फिर जो सेंटेंस में नाउन की जगह पे हमारे काम आता है, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन की पहली कंडीशन आज अपन देखने वाले हैं प्रोनाउन की टेबल में कि किस प्रकार से हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, इनका किस प्रकार से अपने को केसेस बनाने होते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस क्या बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये है अपनी टेबल जो कि मैं बात कर रहा था अभी कि प्रोनाउन की टेबल्स में अपन किस प्रकार से सारे सब्जेक्ट्स को, उनके जो ऑब्जेक्टिव केस है, उनका जो पजेसिव केस है और उनका जो सेकंड वाला पजेसिव केस जो है, इसके अलावा जो अपना रिफ्लेक्सिव केस है, उनको अपन किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो फर्स्ट पर्सन की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट पर्सन में हमारे पास में 2 सब्जेक्ट आते हैं। पहला है आई और वी, दोनों हो गए। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, आई का पजेसिव एडजेक्टिव केस होता है अपना माई, और आई का जो पजेसिव केस है, पजेसिव प्रोनाउन जिसे हम बोलेंगे, इसको बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इस वाले को बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। तो आई का पजेसिव प्रोनाउन जो होता है माइन होता है और रिफ्लेक्सिव केस इसका होता है माई सेल्फ। सेकेंड है मेरा वी का जो अपना ऑब्जेक्टिव केस होता है अस होता है, वी का पजेसिव एडजेक्टिव केस होता है अवर, इसका पजेसिव प्रोनाउन होता है अवर्स, एंड रिफ्लेक्सिव केस होता है इसका अवर सेल्व्स। ठीक है, सेकंड अपन बात करेंगे सेकंड पर्सन जिसका नाम होता है यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, यू का पजेसिव एडजेक्टिव केस योर होता है, यू का पजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है, एंड यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, रिफ्लेक्सिव केस जो होता है योरसेल्फ या योरसेल्व्स। दोनों ही प्रकार से अपन इसको यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस थर्ड पर्सन जो मेरे पास में है, ही, शी, इट, वन, हु एंड दे। तो जो वन और हु है आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड करा है। तो वन से और हु से स्टार्ट करते, बाकी सारे तो आपको नजर आ ही रहे होंगे। ऐसा कैसा आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो जो वन होता है, वन का सब्जेक्टिव केस वन होता है, वन का ऑब्जेक्टिव केस वन होता है, वन का पजेसिव एडजेक्टिव केस होता है वंस। ठीक है, और वन का जो अपना पजेसिव प्रोनाउन होता है वन होता है, लेकिन यहाँ पे आपको पोस्ट्रोफी एस लिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद में वन का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है वन सेल्फ। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं, हु की बात करेंगे।
हु जो जब भी अपने पास में आता है सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्टिव केस बोल दो या नॉमिनेटिव केस बोल दो। तो जो सब्जेक्टिव केस अगर अपन हु की बात करेंगे तो हु का ऑब्जेक्टिव केस हुज होता है, ठीक है। और अपना जो हु है इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव केस हुम होता है। इसका यहाँ पे कोई केस नहीं बनता है पॉजेसिव प्रोनाउन में, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इसका कोई केस नहीं बनता है। तो ये टेबल आप ऐसे कैसे उतार लेना, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। सारी कंडीशंस की बात करेंगे कि किस प्रकार से मेरी जो कंडीशंस होती है इस प्रोनाउन के चैप्टर में, किस प्रकार से अपन इनको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। और पहली जो मेरी कंडीशन रहेगी वो रहेगी हु, विच और दैट के अंदर अपने को डिफरेंस को डिफाइन करना है। चलिए देखते हैं। चलिए अब और बात करते हैं प्रोनाउन की सारी कंडीशंस की, किस प्रकार से अपन इन प्रोनाउन की कंडीशंस को यूज कर सकते हैं। तो प्रोनाउन की कंडीशन में पहली कंडीशन आपको मिलेगी रिलेटिव क्लोज के साथ में। रिलेटिव क्लोज मतलब होता है जो सब्जेक्ट होता है उसका अगली वाली क्लोज से क्या रिलेशन होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताना चाहा है कि अगर नाउन होता है, कोई भी नाउन है, उसके बाद में अगर यहाँ पे आपको रिलेटिव क्लोज दिखता है तो आने वाला जो यहाँ पे पार्ट होगा सेंटेंस का, बेसिकली जो क्लोज होगा उसके अकॉर्डिंग अपने को इसको यूज करना पड़ता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। पहला मैंने लिखा है हु, सेकंड मैंने लिखा है विच और थर्ड मैंने लिखा है दैट। तो जब हम तीनों की बात करते हैं इनका यूज अलग अलग टाइप से होता है, अलग अलग कंडीशंस में इनको यूज करते हैं। तो देखिए जब मैंने बोला है आपको हु के बारे में कि हु का यूज अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो जब भी मैं हु की बात करता हूं मेरे पास में आने वाला जो क्लोज है वो हमेशा होना चाहिए कैसा, लिविंग थिंग्स, यानी कि सजीव वस्तुएं होनी चाहिए। जब मुझे इस कंडीशन को यूज करना है मेरी पहली कंडीशन में जिसमें मैं बात कर रहा हूँ हु, विच और दैट की, तो हु का यूज हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए होता है, विच का यूज होता है हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो कि मेरी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, और अपन इसका यूज एनिमल्स के लिए भी कर सकते हैं। नंबर 3 है मेरा दैट। दैट का यूज मैं लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही कंडीशन में कर सकता हूं, यानी कि जब मेरे पास में काम को करने वाला जो डूअर होगा वो लिविंग भी हो या नॉन लिविंग हो, दोनों ही तरीके से अपन इसको यूज कर सकते हैं। जरा एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझिएगा। पहला मैंने एग्जांपल यहां पे लिखा है, दिस इज राम्स हाउस हु इज ए डॉक्टर। आपको इस सेंटेंस में एरर को फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, दिस इज राम्स हाउस which is a doctor। नंबर तीसरा सेंटेंस है मेरा, this is the house of Ram। this is the house of Ram that is a doctor। नंबर 4 है मेरा, this is the house of Ram who is a doctor। तो मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं, चारों ही सेंटेंस में मैंने सेम व्यक्ति के बारे में बात की है, राम के बारे में बात की है, और ऊपर के 2 सेंटेंस जो हैं इनमें मैं बात कर रहा हूं राम के घर के बारे में, ठीक है। तो सेंटेंस को थोड़ा समझने का प्रयास करें। मैंने आपको बोला है हु, विच और दैट का अपने को यूज सीखना है। पहली कंडीशन क्या है, आपको ध्यान देना है कि लिविंग थिंग्स के बारे में बात हो रही है क्या। तो पहले सेंटेंस को देखो आप, दिस इज राम्स हाउस। तो यहाँ पे जो बात हो रही है राम के घर की हो रही है, इसका मतलब ये है नॉन लिविंग थिंग्स। भाई राम का घर नॉन लिविंग थिंग होता है, आप सभी को अच्छे से पता है। जब नॉन लिविंग थिंग है तो यहाँ पे अपन हु का यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब मेरा जो पहला सेंटेंस है वो हो जाएगा गलत, ठीक है। दूसरे सेंटेंस की तरफ चलो, दिस इज राम्स हाउस विच इज ए डॉक्टर। अब यहाँ पे आप बताओ, दिस इज राम्स हाउस विच इज ए डॉक्टर। अब यहाँ पे जो डॉक्टर है, डॉक्टर कोई घर तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब दूसरे सेंटेंस का सेंस भी मेरा गलत है। नंबर तीसरा सेंटेंस देखो, दिस इज द हाउस ऑफ राम दैट इज ए डॉक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने हाउस को इंडिकेट करा है कि हाउस डॉक्टर है, इसीलिए मेरा दैट भी यहाँ पे यूज नहीं होगा। लास्ट सेंटेंस है, दिस इज द हाउस ऑफ राम हु इज ए डॉक्टर। अब यहाँ पे आपको हु नजर आ रहा है, और हु से तुरंत पहले आपको क्या देखना है, कोई नाउन देखना है। तो रिलेटिव क्लॉज से पहले अगर आपको नाउन मिल जाता है, ठीक है, और उसके बाद में जो सेंटेंस आएगा वो पूरा अपने आप में क्लोज होता है, यानी कि सब्जेक्ट हो, उसके बाद में उसकी वर्ब भी दे रखी हो, तो वहां पे आपको रिलेटिव क्लोज का, जिसकी हु, विच और दैट तीनों का यूज अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे,
इज ए डॉक्टर। अब यहां से आप हु को अगर एडजस्ट करेंगे, हु इज ए डॉक्टर, जो कि एक डॉक्टर है, तो यहाँ पे मेरा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जिसके बारे में मैंने बात की वो राम का घर नहीं है, ये राम ही है। क्योंकि देखो दिस इज द हाउस ऑफ राम, ठीक है, तो दिस इज द हाउस, यह वो घर है, ये एक अपने आप में क्लोज हो गया। राम हु इज ए डॉक्टर, ये भी अपने आप में क्लोज हो गया। तो पहला जो मेरी कंडीशन है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी आपको। चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, देखो ध्यान से। सेकंड कंडीशन मेरी रहेगी दैट के ऊपर। दैट का यूज अपन कैसे कर सकते हैं, किन किन कंडीशंस में हम दैट का यूज कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन मेरी हमेशा रहती है दैट के साथ में कि जब कभी भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात की जाती है, ठीक है। कंडीशन नंबर मेरी सेकंड है कि जब कभी भी मेरे सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात की जाएगी। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है कि या तो मेरे किसी भी वर्ड में एडजेक्टिव वाले वर्ड में एसटी लिखा हो या लिखा हो उस एडजेक्टिव से पहले मोस्ट, ठीक है, तब मेरा वहां पे जो डिग्री है वो बन जाती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सेंटेंस देखना जहां पे मैंने ये लिखा है, ही इज द स्मार्टेस्ट बॉय हु केम इन द पार्टी। ये मेरा सेंटेंस है पहला, ही इज द स्मार्टेस्ट बॉय हु केम इन द पार्टी। अब इस सेंटेंस को आप देखोगे और आपको एरर को फाइंड आउट अगर करना पड़ेगा तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो सुपरलेटिव डिग्री है उसका मैंने यूज करा है स्मार्टेस्ट के साथ में, ठीक है। पहला इसका जो होता है सिंपल यानी कि पॉजिटिव डिग्री होती है स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। तो जैसे आपको सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे नजर आई होगी, यू कैन से सर वी हैव टू यूज दैट इंस्टेड ऑफ हु, ठीक है। हमें दैट का यूज करना है किसकी जगह पे, हु की जगह पे। तो मेरा सेंटेंस बन जाएगा ही इज द स्मार्टेस्ट बॉय दैट केम इन द पार्टी। तो पहली कंडीशन होगी सुपरलेटिव डिग्री के साथ में। सेकंड कंडीशन अपन देखेंगे अभी यहाँ पे, इसकी जो दैट की सेकंड कंडीशन रहेगी वो ये रहेगी कि जब सेंटेंस में आपको ऑल दिखे, ठीक है, जब सेंटेंस में आपको ऑल दिखे या आपको दिखे क्या सेम, आपको दिखे एवरीथिंग, आपको दिखे नन, तो इनके साथ में भी आपको लगाना है दैट, इनके साथ में भी आपको दैट लगाना है। एग्जाम्पल समझिए थोड़ा, मैंने बोला है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। एग्जाम्पल है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यू कैन सी हियर आई हैव रिटन ऑल। जब कभी भी मुझे ऑल मिल जाता है किसी भी सेंटेंस में और मुझे रिलेटिव क्लोज हु, विच और दैट का यूज करना होता है तो मुझे वहां पे यूज करना है किसका, दैट का। आई होप आपको ये कंडीशन सारी बढ़िया से समझ में आ रही होगी कि दैट का यूज अपन कैसे कर सकते हैं। चलिए और आगे थोड़ा बढ़ते हैं इस टॉपिक में। ध्यान से देखिए, आप मेरे साथ बने रहिए इस टॉपिक पे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो का जो प्रेजेंटेशन है अच्छा लग रहा है तो। इसके अलावा वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं और शेयर करने के आपको पैसे भी मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट कंडीशन मेरी आती है लेट के साथ में। तो जब मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करनी पड़ेगी, बड़ा ही शानदार सा कॉन्सेप्ट है लेट का। तो जब आप लेट के बारे में बात करेंगे, लेट का अगर अपन बात करें, लेट का मतलब होता है एक वर्ब, और लेट का बेसिकली हिंदी में मीनिंग क्या होता है, देना। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो लेट होती है, थर्ड फॉर्म भी आपको पता है लेट ही रहेगी। तो जब मैं इस लेट को यूज करूंगा तो लेट के साथ में आने वाला पार्ट जो है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। लेट के बाद जो कुछ भी आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा और इसके बाद में जो भी यूज होगी वो मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है। इन एग्जांपल्स को जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा है पहला सेंटेंस लेट देम गो, सेकंड है लेट दे गो, थर्ड है लेट देयर गो, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं आप सभी के लिए, जरा ध्यान से देखो इन सेंटेंसेस को, आपको कुछ ना कुछ नई चीज यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगी। मैंने बोला है जब मैं लेट की बात करता हूँ तो लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस हमेशा फॉलो करेगा। आफ्टर दैट जो कुछ भी यूज होगा वो मेरी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगा। आपने खूब सुना होगा लेट मी प्ले, लेट हिम गो, लेट मी फिनिश द थिंग फर्स्ट, आपने अच्छे से सुने होंगे ये सारे सेंटेंसेस। लेकिन आपने
प्रोनाउन के चैप्टर में इनको पहली बार देखा होगा कि प्रोनाउन अपन इसको यूज कैसे कर सकते हैं। बेसिकली प्रोनाउन में इसको यूज करने का रीजन है, मुझे सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव केस, उनका रिफ्लेक्सिव केस को यूज करना आपको सिखाना है। ठीक है, एक चीज आपको यहाँ पे नोट करनी है कि रिफ्लेक्सिव केस जब भी आता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो वहां पे आप कभी भी सेंटेंस की शुरुआत में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप कहोगे माई सेल्फ सिद्धांत पवार, इट्स अ रॉन्ग आंसर। आप इसको स्पोकन में यूज कर सकते हो, लेकिन कभी भी आप इसे यूज नहीं कर सकते हो किसमें, अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप इस सेंटेंस का यूज नहीं कर सकते हो कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, योर सेल्विज, योर सेल्फ, देम सेल्विज, अवर सेल्विज, इनका यूज आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में एज ए सब्जेक्ट नहीं कर सकते हो कभी भी। और अगर आप पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव केस का यूज भी करते हो तो इनके साथ में आपको कोई ना कोई नाउन अलग से जोड़ना पड़ेगा। जैसे आपने कहा माई नेम इज, माई फादर्स कार इज वेरी ओल्ड, आप इस प्रकार से सेंटेंस को यूज कर सकते हो, लेकिन कभी भी आप ऑब्जेक्टिव केस का, रिफ्लेक्सिव केस का और पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव केस का सेंटेंस में स्पेशल कंडीशन में यूज नहीं कर सकते हो। चलिए इस सेंटेंस की तरफ बात करते हैं। लेट देम गो, अब यहाँ पे आपको लेट मिला, लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस तो देम है, जो कि किसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, मेरा दे का ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस कंडीशन में मेरा पहला सेंटेंस जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड और थर्ड मेरे हो जाएंगे गलत। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। और मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगा है, इस चैनल के लिंक को लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं आप, एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट the notification of my upcoming videos whenever I upload any video relevant to the bank exams or any topic which is I have to teach you in my recent future. Take care, bye, cheers.